पंकज का कॉलेज में पहला दिन था। कॉलेज के सभी बच्चों की रैगिंग हो रही थी। पंकज की भी बारी आई तो वरुण नाम के एक लड़के ने कहा, हाँ भाई, मुझे पता चला है तो किसी भी चीज से नहीं डरता। वरुण भाई, इसके बारे में यही पता चला है कि इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, भले ही इसे कितनी भी अंधेरी रात में कहीं भी भेज दो। फिर तो रैगिंग में बहुत मजा आने वाला है। चल सुनील, इसे भी शमशान की रात वाली रैगिंग देते हैं। सिट्टी पिट्टी गुम ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। हाँ वरुण, ये बहुत बढ़िया रहेगा। चल भाई, आज रात 12 बजे तू अकेला शमशान में रहेगा, वो भी पूरा 1 घंटा। फिर देखते हैं, तुझे डर न लगे तो हमारा नाम बदल देना। और अगर तू 1 घंटे में 2 मिनट पहले भी बाहर आया तो अगले दिन दोबारा तुझे शमशान में 1 घंटा रात गुजारनी होगी। वरुण और सुनील कॉलेज के सीनियर थे। वो कॉलेज में आने वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की रैगिंग किया करते थे। उन्होंने पंकज को रात 12 बजे शमशान में 1 घंटा रुकने के लिए कहा और रात 12 बजे वरुण और सुनील पंकज के साथ शमशान के गेट के बाहर पहुंचे। चल, तेरा समय शुरू होता है, अब जा अंदर और 1 घंटे से पहले बाहर मत आना। हे ईश्वर, मेरी मदद करना। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे कुछ भी हो जाए, पर माँ बाबूजी ने मुझे शहर में पढ़ने भेजा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। मुझे नहीं पता था कि मुझे कॉलेज में आकर ये सब देखना पड़ेगा। पंकज शमशान के अंदर जाता है। वो घबरा रहा था, लगातार डर रहा था। सुनसान अंधेरी रात में पंकज धीरे धीरे शमशान के अंदर बढ़ रहा था। वो एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पंकज, ये वरुण और सुनील तुम पर तरस नहीं खाएंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये लोग सबकी रैगिंग करते हैं। तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और तुम्हें कैसे पता कि वरुण और सुनील मेरी रैगिंग कर रहे हैं? अरे मैं तुम्हारे कॉलेज में ही तो पढ़ता हूँ, तुम मुझे नहीं जानते, पर मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम इस कॉलेज में नए आए हो। अच्छा, तुम इसी कॉलेज में पढ़ते हो? तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। अरे वो मैं छुट्टियों के लिए घर गया हुआ था तो आज ही वापस आया हूँ। मुझे लगता है अब 1 घंटा बीत चुका है, तुम्हें अब जाना चाहिए। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर तो यही है पास में, मैं यहीं रहता हूँ, पैदल का रास्ता है, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, फिर तो मुझे कल कॉलेज में मिलना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। निखिल से मिलकर पंकज को थोड़ी सांत्वना मिलती है और उसकी घबराहट भी दूर हो जाती है। जब पंकज सही सलामत शमशान से बाहर आता है तो वरुण और सुनील उसे देखकर चौंक जाते हैं। यार वरुण, ये तो मुस्कुराता हुआ बाहर आ रहा है, जैसे कोई मूवी देखकर आ रहा हो। इसे तो बिल्कुल डर नहीं लगा, बल्कि 1 घंटा 10 मिनट तक ये शमशान में रुका रहा। वरुण, सुनील, मैंने ये टास्क पूरा कर लिया है, अब मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, कल मिलूंगा, बाय। ऐसा कैसे हो सकता है? इस टास्क को पूरा करने में तो न जाने कितनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, और इसने इतनी निडरता से ये टास्क पूरा कर लिया। अगले दिन पंकज निखिल को ढूंढ रहा था, तभी निखिल आ जाता है। कैसे हो दोस्त? किसे ढूंढ रहे थे? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कल रात के लिए शुक्रिया दोस्त, अगर तुम न होते तो मैं डर के मारे मर ही जाता। ये मरने की बातें मत किया करो, अपनी जिंदगी को खुशी से जियो और तुम्हारे माता पिता का सपना पूरा करो। अच्छा मैं चलता हूँ, शर्मा सर का लेक्चर अटेंड करना है, नहीं तो फिर से पीछे पड़ जाएंगे। अरे रुको तो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चला गया। चलो, शर्मा सर का लेक्चर तो मुझे भी अटेंड करना है, दोबारा वही मिलूंगा। एक वही तो पूरे कॉलेज में मेरा दोस्त बना है, जो मेरे से अच्छे से बात करता है, जिसे मैं जानता हूँ। शर्मा सर ने तो लेक्चर शुरू भी कर दिया, पर निखिल पूरी क्लास में कहीं नजर नहीं आ रहा है। लगता है वो क्लास से गायब हो गया। क्या बात है पंकज, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्लास में ध्यान नहीं देना तो क्लास से बाहर चले जाओ। नहीं सर, मैं तो बस यूं ही। सॉरी सर। ऐसा कहकर पंकज क्लास से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ निखिल आ जाता है। क्या हुआ? सर ने क्लास से बाहर भेज दिया? उन्होंने मुझे भी क्लास से बाहर भेज दिया। चल कैंटीन में चलते हैं। पंकज निखिल के साथ कैंटीन में चला जाता है। तभी वहाँ वरुण और सुनील आ जाते हैं। पंकज तुम बैठो, मैं समोसे लेकर आता हूँ। और भाई पंकज, आज की रात पिकनिक पर चलें, उसी शमशान में। उस दिन तो ये जैसे तैसे चला गया, पर अब नहीं जाएगा। नहीं, मुझे डर नहीं लगता, अब तो निखिल भी मेरे साथ है। कौन? निखिल? वरुण, जल्दी आ, मेहता सर बुला रहे हैं। निखिल, ये वरुण तुम्हारा नाम सुनकर घबरा क्यों गया? छोड़ना, चल तू ये समोसा खा। पंकज क्या बात है, 2 समोसे ला, एक में खा लेता हूँ। अरे ये तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, निखिल तुम्हारा समोसा खा लिया इसने। निखिल कहाँ गया? किससे बात कर रहा है और किसका समोसा खा गया मैं? सॉरी यार, कोई आने वाला था क्या? तुमने निखिल को नहीं देखा? अभी यहीं तो बैठा था। निखिल? कौन निखिल? यहाँ तो कोई नहीं बैठा था। सुबह सुबह सपना देख रहे हो क्या? निखिल मेरा दोस्त जो हमारी क्लास में पढ़ता है। कल जब वरुण और सुनील ने मुझे शमशान में भेजा था तो उसे भी वही टास्क मिला था, तभी से हम दोनों दोस्त बन गए हैं। तुम निखिल को कैसे जानते हो? तुम उसे कहाँ मिले? मैं तो उससे रोज मिलता हूँ, अभी भी वो मेरे साथ यहाँ पर था, अभी आ जाएगा। निखिल अब कभी वापस नहीं आएगा, आओ मेरे साथ आओ। चपरासी पंकज को अपने घर ले जाता है। वो सामने दीवार पर तस्वीर देखो, मेरा बेटा निखिल 2 साल पहले मर चुका है, तो वो तुम्हें कैसे मिल सकता है? निखिल मर चुका है तो फिर? 2 साल पहले निखिल की लाश शमशान में खून से लहूलुहान पड़ी मिली थी। मेरा बेटा निखिल मारा गया। मेरी ही गलती थी कि मैंने उसे इस कॉलेज में पढ़ने के लिए कहा।
बाबा, निखिल की आत्मा ने मुझसे बात की है, मेरा यकीन करो। मेरा निखिल अपने लिए इंसाफ मांग रहा है, शायद इसीलिए ही वो तुमसे मिला। पंकज चपरासी की बातों को सुनकर परेशान हो रहा था। न जाने कब रात के 11 बज गए और वो अकेला ही चलता हुआ उस शमशान में आ गया। मैं शमशान में कैसे आ गया? मैं तो हॉस्टल की तरफ जा रहा था। आओ पंकज मेरे दोस्त, मुझे पता है बाबा ने तुम्हें सब सच बता दिया है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? निखिल, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बदला? तुम मुझे इंसाफ दिलवाओगे, वरुण और सुनील को सजा दिलवाकर। मैं कुछ समझा नहीं, उन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया? आज से 2 साल पहले मैं और मेरे बाबा बहुत खुश थे कि मुझे इस कॉलेज में दाखिला मिल गया। एक दिन मैं कॉलेज से घर की ओर जा रहा था, रात के 12 बजे का वक्त था। तभी मुझे शमशान में से कुछ आवाजें सुनाई दी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ। ए पकड़ सुनील, लड़की भागने न पाए। मुझे बचा लो भैया, ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वरुण, सुनील, छोड़ दो लड़की को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निखिल अकेला था। वरुण और सुनील उस पर भारी पड़ रहे थे। अचानक सुनील पीछे से निखिल के सिर पर डंडे से वार करता है। बहन तुम जाओ, भागो, अपनी जान बचाओ, प्लीज जाओ बहन। वो तो बचकर भाग गई, तू नहीं बचेगा। सुनील, इसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। निखिल चीखता रह जाता है। वरुण उसके पेट में लगातार चाकू मारता जाता है। कुछ देर बाद निखिल की चीखें सुनसान शमशान की अंधेरी रात में ठंडी पड़ जाती है। मुझे उन दोनों से सिर्फ तुम ही इंसाफ दिलवा सकते हो पंकज। मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। पंकज निखिल के पिता के साथ मिलकर उस लड़की को ढूंढता है और पुलिस में केस दोबारा खुलवाता है। लड़की के बयान पर पुलिस वरुण और सुनील को गिरफ्तार कर लेती है, पर रात में वो दोनों जेल से भाग जाते हैं और भागते हुए वो उसी शमशान में पहुंच जाते हैं। आखिर तुम आ ही गए, अब यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे। तभी पंकज और निखिल के पिता पुलिस के साथ वहाँ जाते हैं। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो निखिल, हमने ही तुम्हें मारा था, हमसे गलती हो गई। हमें छोड़ दो निखिल, हमें माफ कर दो। पर निखिल वरुण और सुनील दोनों का गला दबाकर मार देता है। पंकज की आंखें भी आंसुओं से भर आती हैं। निखिल के पिता भी रो पड़ते हैं। आज उनके बेटे को इंसाफ मिल गया था। अंकित जोर जोर से चिल्लाते हुए पागलों की तरह बिस्तर पर इधर से उधर पलट रहा था। उसका दोस्त विश्वजीत उसे संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पा रहा था। अंकित चिल्लाते हुए सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो मेरी सांसें खींच रही है, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, विश्वजीत बचाओ मुझे। विश्वजीत बार बार उससे पूछता है कि कौन खींच रहा है तेरी सांसें, तो वो कहता है, विश्वजीत, वो रही, वो देखो, वो खिड़की पर बैठी है, वो कितने बड़े बड़े नाखून है उसके, उन्हीं नाखूनों से वो मेरी सांसें खींच रही है। अरे कौन है वहाँ? किचकांडी। ये नाम सुनते ही विश्वजीत के पैर कांपने लगते हैं, उसका गला सूखने लगता है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो अंकित की बात को दोहराते हुए कहता है, किचकांडी, वो यहाँ भी आ गई अंकित, यहाँ भी, वो हमें मार डालेगी विश्वजीत। अचानक विश्वजीत देखता है कि अंकित के गले पर किसी के नाखूनों के निशान एकाएक उभर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके गले पर नाखूनों को गड़ा रहा है। बहुत दर्द हो रहा है मेरे दोस्त, बहुत दर्द हो रहा है। विश्वजीत उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नाखूनों के निशान उसके कपड़ों को फाड़कर उसके शरीर पर उभरने लगते हैं। उसके पूरे शरीर से खून की धार फूट पड़ती है। अंकित तड़पने लगता है। गलती हो गई, हम लोगों से गलती हो गई। अचानक किचकांडी वहाँ आ जाती है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक है। उसके बड़े बड़े नाखूनों में खून लगा हुआ है, जिसे वो लगातार चाटे जा रही है। मार दूंगी, सारे मर्दों को मार दूंगी, ये कहकर वो दूर से ही उसके शरीर का खून पीने लगती है। अंकित का शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है और अंततः वो बिल्कुल शांत हो जाता है। विश्वजीत ये देखकर चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता है। किचकांडी, वो आ गई है, बचाओ बचाओ। किचकांडी चुड़ैलों की ऐसी प्रजाति जो करती है सिर्फ पुरुषों का शिकार। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में इसकी इतनी दहशत है, सिर्फ इसका नाम लेने भर से लोगों का खून सूख जाए। इसलिए तो रात के समय पहाड़ी इलाकों के लोग घरों में दुबके रहते हैं ताकि उनकी जान बच सके। अरे साहब, रात होने को आई और आप लोग बाहर जा रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? किचकांडी का डर नहीं है क्या आप लोगों को? किचकांडी, जैसे ही ये नाम एकलव्य, विश्वजीत और अंकित ने सुनी तो उनके मुंह से हंसी छूट पड़ी और हंसते हुए एकलव्य ने फार्म हाउस के उस 80 साल के केयरटेकर से पूछा, किचकांडी ये कोई जानवर है क्या या कोई जंगली कीड़ा? नहीं साहब, ये ना तो जानवर है और न ही जंगली कीड़ा, ये एक चुड़ैल है जो सिर्फ पुरुषों को मारती है।
क्या बाबा, हम शहर में रहने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये चुड़ैल वुड़ैल की बातें मत सुनाओ, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। नहीं साहब, इधर का बच्चा किचकांडी के बारे में जानता है, बहुत ही खतरनाक होती है। उसके बाद बूढ़े केयर टेकर ने किचकांडी के बारे में एक बहुत ही अजीब बात उन तीनों को सुनाई। साहब, किचकांडी अपने नाखून की मदद से आपकी पूरी जिंदगी चूस लेती है और आप देखते देखते प्राण त्याग देते हैं। केयर टेकर की बात सुनकर अंकित उनकी बातों का मजाक उड़ाते हुए बोला, बाबा, आपकी ये किचकांडी तो लगता है कोल्ड ड्रिंक की बड़ी शौकीन है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास 3-4 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल हैं। अगर वो हमें मिली तो हम उसे एक बोतल पीने के लिए दे देंगे। अंकित की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े और वो बेचारा बूढ़ा केयर टेकर लाचार सा उन तीनों लड़कों की ओर देखता रहा और वे तीनों रात में ही फार्म हाउस से बाहर की ओर निकल पड़े। मुझे लगता है ये बूढ़ा केयरटेकर सठिया गया है, पता नहीं क्या क्या बक रहा था। किचकांडी जिंदगी चूस लेती है, क्या बकवास है। अंकित, विश्वजीत और एकलव्य तीनों दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ते थे। तीनों को घूमने का बहुत शौक था और इसी क्रम में इस बार की छुट्टियों में वो नेपाल घूमने आए हुए थे। उन तीनों के अनुसार किसी भी जगह की खूबसूरती को अगर ठीक से देखना हो तो रात को उस जगह पर जरूर घूमना चाहिए। तीनों दोस्त अपनी बाइक से घूमते हुए एक सुनसान सी जगह पर पहुँचे। भाई, लगता है हम काफी दूर निकल आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम रास्ता भटक जाएं। ओए, तू भी ना बाबा आदम के जमाने की बात करता है। चल, अगर रास्ता भटक भी गए तो गूगल बाबा है ना रास्ता दिखाने के लिए। ये कहकर वे तीनों फिर से उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। तभी थोड़ी दूरी पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी जिसका कद नाटा था। उसके बाल खुले हुए थे और उसने शादी का लाल जोड़ा पहन रखा था। अबे, ये लड़की कौन है और ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये किचकांडी तो नहीं? अबे तू भी ना, तेरी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। वो बातें कर ही रहे थे कि उस लड़की ने इशारे से उन्हें वहाँ बुलाया। अबे, वो दुल्हन के लिबास में बैठी लड़की किसे बुला रही है? अपने दूल्हे को बुला रही होगी, और किसे बुलाएगी? तू अपना मजाक बंद कर, क्या पता उस लड़की को हमारी मदद की जरूरत हो, नहीं तो वो इस सुनसान इलाके में क्या करती। एकलव्य की बात तीनों को सही लगी। वो तीनों उस लड़की के पास पहुँचे। उस लड़की ने अपना सिर नीचे किया हुआ था। उसके काले खुले हुए बाल बड़े अजीब से लग रहे थे। तभी एकलव्य ने उससे पूछा, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? और आपने हमें क्यों बुलाया? क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है? उन दोनों ने उस लड़की से कई सवाल पूछे, लेकिन वो सिर नीचे किए हुए ही बैठी रही। इस बात पर एकलव्य को गुस्सा आ गया। अरे, आपको सुनाई नहीं पड़ता क्या? बोलिए, आप कौन है और हमें क्यों बुलाया आपने? उसकी बात सुनकर उस लड़की ने सिर नीचे किए हुए अजीब और भारी आवाज में कहा कि मुझे लिफ्ट चाहिए, क्या आप लोग मुझे थोड़ी दूर पर छोड़ दीजिएगा? उसकी बात सुनकर तीनों हंस पड़े। लगता है आपको सुनाई के साथ दिखाई भी कम पड़ता है। देखने दे, हम 3 लोग हैं और बाइक में 3 लोग से ज्यादा कैसे बैठेंगे? 3 कहाँ, 2 ही लोग तो हो तुम लोग। हो मैडम, 2 नहीं 3 है हम, दिख नहीं रहा? अंकित की बात सुनकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद उसने अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसके हाथों की उंगलियां लंबी लंबी और नाखून तो बहुत ही नुकीले थे। 3 नहीं 2, क्योंकि तुम में से एक उसके बाद उन लोगों ने देखा कि एकलव्य जमीन पर अचानक लोटने लगा और वो तेज तेज सांसें लेने लगा। भाई लोगों, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी सांसें खींच रहा है। भाई, कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में उस बूढ़े केयरटेकर ने बताया था? कौन हो तुम? किचकांडी, पुरुषों की दुश्मन किचकांडी। उसके बाद किचकांडी अपने नाखून को दूर से ही एकलव्य के शरीर में चुभ होने लगी। वो दर्द से कराहने लगा। बचाओ! लेकिन उसके दोनों दोस्त असहाय थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। डर के मारे उनकी टांगें कांप रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि एकलव्य का तड़पता शरीर बिल्कुल शांत और पीला पड़ गया है। उसकी आंखें भी बाहर आ गई हैं। उसके बाद तो उन दोनों ने हिम्मत की और किसी तरह बाइक के पास पहुंचे और भाग विश्वजीत, भाग! वे दोनों बाइक से फार्म हाउस की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वो फार्म हाउस पहुंच गए। केयरटेकर ने उनके डरे हुए चेहरे को देखा तो वो सब कुछ समझ गया, लेकिन उन दोनों ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इस घटना को 3 दिन बीत गए थे। 3 दिन तक वो डर के मारे कहीं बाहर नहीं निकले, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किचकांडी अपने शिकार को जब तक मार नहीं देती है वो शांत नहीं रहती है। एकलव्य और अंकित को वो मार चुकी थी और अब विश्वजीत की बारी थी। वो डर के मारे भागा जा रहा था। तभी उसे रास्ते में केयरटेकर दिखा। क्या हुआ साहब, कहाँ भागे जा रहे हैं आप? क्या हुआ? किचकांडी, उसने अंकित को भी मार दिया।
हे भगवान, मैंने उस दिन आप लोगों को कितना मना किया, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात हंसी में उड़ा दी थी। पुरानी बातें छोड़िए, अभी मैं क्या करूं वो बताइए। मुझे उस किचकांडी से बचा लीजिए। उसकी बात सुनकर केयरटेकर जोर जोर से हंसने लगा। अरे आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं, क्या हुआ आपको? किचकांडी से कोई नहीं बच सकता है, कोई नहीं। उसके बाद उस केयरटेकर का रूप बदलने लगा और वो किचकांडी में बदल गया। किचकांडी। विश्वजीत समझ गया कि मौत उसके सामने खड़ी है। उसके बाद किचकांडी अपने नाखूनों से उसका भी खून पीने लगी। विश्वजीत की सांसें उखड़ने लगी, वो तड़पने लगा, उसका शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लगा और आखिरकार वो भी मारा गया।